Good morning, student. Now, today we have to discuss a new topic, that is sexual reproduction. In the last topic, already we have completed about the asexual reproduction. In asexual reproduction, we have in case of plant, we have vegetative propagation, and in case of animals, we have budding, binary fission, fragmentation, regeneration. All are the concepts regarding asexual reproduction in organism. Now, what is the need of this sexual reproduction? If organism, plant and animal are capable of producing by asexual reproduction, then what is the need of this sexual reproduction in organism? So, first of all, what is sexual reproduction? So, जैसे हमने कहा कि asexual reproduction में एक single individual एक new organism का formation कर सकता है. Either by binary fission, जैसे हमने बताया कि एक सेल डिवाइड होकर दो बन जाएगा तो दो ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा. बडिंग में हमने बताया कि बड का फॉर्मेशन होगा, वो बड डिटैच होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करेगा. तो वहाँ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था जब हम असेक्सुअल की बात कर रहे हैं. जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको टू ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं, टू ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट ट्रेट्स या डिफरेंट स्ट्रेन होना चाहिए वो दोनों ऑर्गेनिज्म का. तो एक क्या बनाएगा, मेल बनाएगा, मेल गैमेट का फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा जो है फीमेल गैमेट का. क्योंकि यहां पर दो ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म ये बनाएगा, एक ऑर्गेनिज्म ये बनाएगा, इस तरह. इज इट क्लियर? और इन दोनों मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन होगा, चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता नहीं था. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल ऑर्गेनिज्म ही कैपेबल था एक न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के. यहां पर हमको कितने चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, जो एक मेल को रिप्रेजेंट करे यानी अलग स्ट्रेन हो, दूसरा फीमेल को रिप्रेजेंट करे यानी दूसरा स्ट्रेन हो. इसलिए मैंने कहा कि दो स्ट्रेन, एक मेल गैमेट बनाएगा, दूसरा फीमेल गैमेट बनाएगा. अब कई बार क्वेश्चन आता है और आप कंफ्यूज मत होइएगा. कई बार क्वेश्चन लिखता है कि इफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आंसर इज यस. सिंगल ऑर्गेनिज्म अगर दो अलग तरीके की स्ट्रेन बनाता है, यानी कुछ टाइम ऑफ ड्यूरेशन के लिए वो एक मेल गैमेट जनरेट कर पाता है और थोड़ी देर बाद या कुछ समय बाद वो फीमेल गैमेट जनरेट कर पाता है, और बाद में ये मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट हो सकता है, जायगोट का फॉर्मेशन होता है. तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है, बशर्ते क्या चाहिए कि वो दो अलग अलग तरीके के स्ट्रेन के गैमेट का प्रिपरेशन कर सके, गैमेट बना सके. अब आप कहोगे साहब ये कैसे पॉसिबल है दो अलग अलग? तो आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं. जैसे हम मान लीजिए अर्थवॉर्म को लें. अर्थवॉर्म की केस में आपको मैं बता दूं, बाय नेचर अर्थवॉर्म इज हार्मोफोडाइट. हार्मोफोडाइट मींस हार्मोफोडाइट का मतलब है कि इसके पास मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन भी है और ये फीमेल गैमेट भी बना सकता है, यानी दोनों. अब यदि ये मेल और फीमेल दोनों गैमेट बना सकता है, ऐसी कंडीशन में इनमें क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. ये अलग बात है कि जब वो मेल गैमेट बना रहा होता है तब तक उसकी मैच्योरिटी इतनी नहीं होती कि वो फीमेल गैमेट बना सके, और जब वो फीमेल गैमेट बनाने के कॉन्सेप्ट में आता है तब तक ऑलरेडी उसका मेल गैमेट का फॉर्मेशन खत्म हो चुका होता है. तो ये जरूर है कि एक ही अर्थवॉर्म में दोनों गैमेट आपस में फ्यूज नहीं होंगे. तो एक गैमेट का जब मेल गैमेट बनने का जब टाइम ऑफ ड्यूरेशन है उसका, तब हो सकता है कि वो तब तक फीमेल गैमेट नहीं बना, लेकिन दूसरे अर्थवॉर्म का यहां पर क्या बन रहा है, फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस कर रहा है. तो दूसरे का फीमेल गैमेट और पहले का मेल गैमेट, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे. ऐसे ही जब ये वाले अर्थवॉर्म का फीमेल गैमेट एक्टिवेट होगा, ये मैच्योरेशन के स्टेज में पहुंचेगा, तो किसी दूसरे अर्थवॉर्म का मेल गैमेट इस फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर और फर्टिलाइजेशन कर सकता है. तो ये एक तरीका है कि सिंगल ऑर्गेनिज्म में भी आपको रिप्रोडक्शन देखने को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल सकता है. इसके अलावा यदि आप एक फ्लावर का एग्जांपल, किसी भी फ्लावर का, कैसा फ्लावर जो बाय नेचर कैसा हो, बाइसेक्सुअल. बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें मेल पार्ट भी मौजूद हो और फीमेल पार्ट भी मौजूद हो.
तो ये मेल पार्ट से क्या बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा, फीमेल पार्ट में क्या बनेगा, ओव्यूल बनेगा, और ये मेल और ओव्यूल पोलन ग्रेन और ओव्यूल मिलकर फिर क्या बना लेंगे, जाइगोट। तो इस तरीके से यहाँ देखिए सिंगल फ्लावर में भी अलग अलग तरीके का गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है और फ्यूज होके वो क्या बन रहे हैं, एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सो सिंगल ऑर्गेनिज्म भी यदि दो अलग अलग स्टेज के गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है तो वो आपस में फ्यूज हो जाएंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे ह्यूमन की केस में बात कर लीजिए तो एक मेल होता है, एक फीमेल होता है, तो मेल स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं, फीमेल ओवम का प्रोडक्शन करते हैं, वो फ्यूज होते हैं और क्या बनता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। तो जहां कहीं भी दो अलग अलग स्ट्रेन के ऑर्गेनिज्म हो या दो अलग अलग तरीके के गैमेट बन रहे हो वहां पर फ्यूजन की प्रोसेस होगी और उस फ्यूजन के कारण जो न्यू इंडिविजुअल बनेगा वो सब दिन क्या होगा, उस तरीके के रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। लेकिन बात फिर वही आकर होती है कि भाई आखिर हो क्या है, दो अलग अलग इंडिविजुअल मिलकर भी एक न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, यही प्रोसेस तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रही थी। देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यही हमको यहां पर देखना है। क्लियर? पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप कि जब भी कभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब है कि कोई एक सेल, वन सेल जो डिवाइड हो रही है और कितने सेल में कन्वर्ट हो रही है, 2 सेल में कन्वर्ट हो रही है। यदि कोई एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो रही है तो यदि मैं डायग्रामेटिकली देखूं तो ये एक कोई सेल है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोसोम है। सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। जब कभी भी ये सेल एक सिंगल सेल थी, सिंगल सेल अगर डिवाइड होगी, जब ये डिवाइड होगी तो कितनी सेल बनाएंगे, 2 सेल बनाएंगे। अब चूंकि 2 सेल बनाना है तो कभी तो देखिए ह्यूमन के केस में क्या होता है, ह्यूमन के केस में जैसे बाइनरी फिजन में क्या होता है कि एक जो सेल होती है वही डिवाइड होकर 2 बन जाती है, तो जो पहले जो पेरेंट सेल थी वो कुल मिलाकर खत्म हो गई, यहाँ 2 नई सेल बन गई। यहाँ क्या हो रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी में जो सेल है वो डिवाइड होकर 2 तो बन रही है, लेकिन पहली वाली सेल खत्म नहीं हो रही, पहली वाली सेल भी एग्जिस्ट करेगी, यानी कि उसकी क्या हो रही, कॉपी हो रही। क्या बन रही है, उसकी कॉपी बन रही है। थोड़ा सा अंदर यही है, तो आप थोड़ा सा और जब पढ़ते जाएंगे तो चीजें बहुत क्लियर होती जाएंगी। जब ये कॉपी की प्रोसेस होती है या जब ये नए 2 सेल बनने की प्रोसेस चल रही होती है तो इसका मतलब यहाँ पर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगी, यहाँ पर भी डीएनए आएगा, यहाँ पर भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पर भी डीएनए या क्रोमोसोम आएगा। तो ये क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए होता है, यानी कुल मिलाकर इस स्टेज में कॉपी ऑफ डीएनए प्लस सेलुलर मटेरियल, क्योंकि सेल के बाकी जो मटेरियल है वो भी डबल होगा। जब वो डबल होगा यानी इस स्टेज में जो भी सेल के अंदर जो भी सामान मौजूद है या जो भी चीजें मौजूद हैं वो डबल होंगी तभी तो आधी दोनों सेल में जाएंगी, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है दोनों सेल में जाने के लिए। तो दरअसल कॉपी ऑफ डीएनए भी बनेगा और सेलुलर मटेरियल भी बनेगा, लेकिन जब इस सारे क्रोमोसोम की या एक कॉपी ऑफ डीएनए हो रहा होता है तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती। एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए विल नॉट फॉर्म। अब ये समझिए आप, जैसे मान लीजिए मैं हूं, मेरे से कोई गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो गैमेट मेरे से बन रहा है वो बन तो मेरे से ही रहा है, लेकिन जो गैमेट बन रहा है वो एग्जैक्ट मेरी कॉपी नहीं है, उसके डीएनए में थोड़ी बहुत मात्रा में क्या हो जाएगा, वेरिएशन। क्या हो जाएगा, वेरिएशन। हिंदी में कहूं तो उसका मतलब होगा चेंजेस आ जाएंगे। क्या जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे। अब ये जो वेरिएशन है वो कहां बन गया, मतलब यदि ये मान लीजिए मेरी सेल थी, इनसे 2 नई सेल बनी, तो इन दोनों नई सेल्स में जब इसकी कॉपी हो रही होगी तो इसमें और इसमें थोड़ी बहुत क्या आ जाएंगे, चेंजेस आ जाएंगे, यानी ये दोनों सेल एग्जैक्ट इसकी कॉपी नहीं होंगी,
होंगी, लेकिन थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कॉपी ऑफ डीएनए विल नॉट फॉर्म, थोड़े बहुत वेरिएशन होंगे, और वो इतने छोटे वेरिएशन होंगे कि शायद हमको दिखाई भी ना दे। शायद क्या होंगे, हमको दिखाई भी ना दे। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये एक सेल, अरे बस इस सेल से दो नई सेल, आप ध्यान से देखिए, मैंने इन दो सेल में यहां डॉट लगाया, ठीक। बाकी पूरी सेल जैसे ये है वैसे ही ये दोनों सेल दिख रही, केवल एक छोटा छोटा डॉट लगा है, और शायद इस डॉट के लगे होने से हमारी सेल इतनी डिफरेंस नहीं हो जाती कि हम ये कहें कि एक नया सेल बन गई। यानी 90% चीजें, 99% चीजें सेम होती हैं, बहुत 0.1% चीजें क्या होती हैं, या 0.1% इंफॉर्मेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है, थोड़ा सा डिफर कर जाती है। मेरी बात समझ में आई? हम क्लास में आपको कई बार कुछ नोट्स लिखाते हैं या पढ़ाते हैं, 40 बच्चे लिख रहे होते हैं, क्या 40 के 40 बच्चे एक जैसा नोट्स बनाते हैं? पढ़ाने वाला तो एक ही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी 40 बच्चे अपने तरीके के नोट्स बनाते हैं, अपने तरीके की चीजें लिखते हैं। कई बार हम बोलते हैं कि रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट, अब आप कई बच्चे रिगार्डिंग की स्पेलिंग पूरा REG रिगार्डिंग पूरा लिखते हैं, कोई REG करके डॉट लगा देता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं, लेकिन कई बार ये वेरिएशन इफेक्ट नहीं करते, मीनिंग जो आपने लिखी है वही मीनिंग की मीनिंग रही आती है। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा रिगार्डिंग द लॉ, एक बच्चा रिगार्डिंग द लॉ को ऐसे ही लिखेगा, हो सकता है दूसरा बच्चा इसको लिखे, तो मीनिंग दोनों की तकरीबन सेम है, लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया, लिखने का तरीका क्या हो गया, बदल गया। ठीक वैसे ही जब डीएनए की हम कॉपी करते हैं तो उसमें वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं बना पाता, हमारे पास थोड़ी बहुत वेरिएशन होते हैं। मैं फिर कह रहा हूं बार बार, इतने बड़े वेरिएशन, ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं होते कि पूरी की पूरी कहानी बदल जाए। अरे बस हमें और हमारे मदर और फादर से हमारा फॉर्मेशन हुआ है, तो 99% चीजें एक जैसी हैं। हमारे माता पिता के पास भी 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, मुंह, हाथ, पैर जिस तरीके से 2 थे वैसे ही आए हैं। लेकिन हो सकता है कि मेरी मदर जितनी गोरी रही हो उतना मैं नहीं हूं, मेरे फादर की जितनी हाइट रही हो उतनी मेरी ना हो, तो बहुत छोटे डिफरेंस आते हैं, और वो डिफरेंसेस जो है, वो वेरिएशन जो है, तो नेक्स्ट जनरेशन में कई बार काउंट नहीं होते, अरे बस दिखाई नहीं देते, विजुअल नहीं होते। अब ये जो छोटे छोटे वेरिएशन हैं, ये एक जनरेशन में तो नहीं समझ में आते, लेकिन जब अब ये ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, कभी वो भी 2 बनाएगा, ये ऑर्गेनिज्म भी 2 इंडिविजुअल बनाएंगे, ये ऑर्गेनिज्म भी 2 इंडिविजुअल बनाएंगे, या यूं कहिए कि ये 2 गैमेट बनाएंगे। अब यदि यहां एक डॉट था तो ये तो इनके साथ इनकॉर्पोरेट हो गया, तो यहां कुछ और चेंजेस आएंगे। फिर जब ये 2 बनाएंगे, ये भी 2 बनाएंगे, कहने का मतलब है कि हर बार जब एक सेल नई सेल 2 नई सेल बनाएगी, तो उनके डीएनए की जो कॉपी होगी, उनका जो प्रिंट आउट निकलेगा, एक तरीके से उनकी जो कॉपी बनेगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, उसमें थोड़े बहुत क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। हालांकि इनिशियल लेवल पे ये चेंजेस आपको विजुलाइज नहीं होंगे, समझ नहीं आते, पता नहीं चलते, लेकिन जब आप काफी सारी जनरेशन के बाद देखो तो यही वेरिएशन एक्युमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, और कई बार जब ये ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाते हैं और किसी एक नए कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं, तब आपको पहली जनरेशन और 50 जनरेशन या 30 जनरेशन के बाद उसमें चेंज दिखाई देना शुरू होता है। आगे मेरे पास उदाहरण देखिए, सपोज कीजिए ये पहला ऑर्गेनिज्म, ठीक, इसने जो है तो 2 नए ऑर्गेनिज्म बनाए, जैसे मैंने कहा एक डॉट बना दी, फिर इन दोनों ने फिर 2 बनाए, मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं।
यहाँ एक भी डॉट नहीं था, हमने कहा कोई टेंशन नहीं। यहाँ एक डॉट था, हमको पता भी नहीं चला क्योंकि एक छोटा सा, इतने बड़े शरीर में एक बड़ी माइनर सा चेन, छोटा सा चेन, हम उसको नेग्लेक्ट कर देते, या हमको समझ में भी नहीं आया। फिर जब ये डिवाइड होता है तो ये डॉट तो इसमें इनकॉर्पोरेट हो गया, ऑलरेडी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट में आ गया। तो जब ये दो नए वो सेट बनाता है तो वो एक से एक और वेरिएशन उसमें क्या हो गया, हमने दो डॉट बना लिया, मतलब एक और वेरिएशन छोटा सा इसमें आता। पर फिर भी हमको समझ में नहीं आता क्योंकि हम सब दिन इसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, इसके साथ। फिर जब ये दोनों डिवाइड होंगे तो 3 डॉट बन जाएंगे, ये आगे डिवाइड होंगे तो 4 डॉट बनाने का मतलब है कि कुछ एक नया वेरिएशन और जनरेट हो गया। लेकिन ये वेरिएशन हमको यहाँ दिखाई नहीं देता। लेकिन सपोज कीजिए 50 जनरेशन के बाद क्या होगा, ये ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा तो 50 जनरेशन के बाद क्या होगा, आफ्टर 50 जनरेशन, सपोज 50 जनरेशन के बाद जब ये सेल डिवाइड होंगी कहने का मतलब कितने छोटे छोटे माइनर चेंजेस आ गए, 50 चेंजेस आ गए। अब आप यदि इसको चाहें कंपेयर करिए, तब आपको चेंज समझ में आएगा। दरअसल हर बार जब एक सेल डिवाइड होती है तो उसकी डीएनए की एग्जैक्ट कॉपी नहीं बनती, बहुत माइनर, बहुत छोटे चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस आपको 1 या 2 पीढ़ियों में दिखाई नहीं देते, क्योंकि हम कितने लोगों को जानते हैं, हम अपने दादाजी को जानते हैं, हम अपने पिताजी को जानते हैं, हम खुद को जानते हैं, या हम हमें आने वाली और 1 या 2 पीढ़ियों को जानेंगे। तो इसमें इतने चेंजेस नहीं होते कि वो हमको समझ में आ जाए, दिखाई दे जाए। हमारी ज्यादा से ज्यादा जनरेशन हम तीन पीढ़ियों को देख सकते हैं, 4 पीढ़ियों को देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं देख सकते। लेकिन जब यही चीज आप 50 जनरेशन में देखो तो इतना ज्यादा चेंज हो जाता है कि आपको तब आसानी से समझ में आने लगता है। दरअसल ये वो छोटे छोटे वेरिएशन हैं जो एक्यूमुलेट होते जाते हैं, इकट्ठा होते जाते हैं, और 15 जनरेशन के बाद, 20 जनरेशन के बाद, 50 जनरेशन के बाद एक नए तरीके का ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलने लगता है। दरअसल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का काम यही है कि ये छोटे छोटे वेरिएशन एक्यूमुलेट होते रहे, और इन्हीं वेरिएशन के कारण क्या प्रोसेस होती है, इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है। यानी एक स्पीसीज से एक नई स्पीसीज का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। आ रही मेरी बात? इसके साथ एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। यह हमने देखा मॉस्किटो। दरअसल इनिशियल लेवल में मॉस्किटो के ऊपर जब डीडीटी का छिड़काव किया जाता था, डीडीटी स्प्रे किया जाता था, तो ये डीडीटी स्प्रे में ये मॉस्किटो मर जाते थे। आ रही मेरी बात? अब मॉस्किटो ने जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू किया तो स्वाभाविक है कि वो भी डीएनए कॉपी बनाते रहे होंगे जैसे हम सब बनाते हैं। इस कंडीशन में इनकी जो डीएनए कॉपी थी उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन होते थे, होते गए वेरिएशन। इन वेरिएशन के कारण एक ऐसी पोजीशन आई जिसमें मान लीजिए यदि यहाँ 1000 मॉस्किटोज हैं, उनमें से 50 ऐसे मॉस्किटो थे, मैं मानकर चल रहा हूं कि 950 ऐसे मॉस्किटो हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं आया, कोई वेरिएशन नहीं है, या वेरिएशन है भी लेकिन उस लेवल का नहीं है कि उसका कोई इंपैक्ट हमको दिखाई दे। लेकिन 50 मॉस्किटो ऐसे थे जिनके शरीर में इस तरीके का वेरिएशन आया, इस तरीके का चेंज आया कि वो इस डीडीटी स्प्रे से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, या इससे उनकी डेथ नहीं होती थी। बाकी ये जो 950 थे, डीडीटी का छिड़काव करते ही साथ इनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी, मर जाते थे। जबकि ये 50 क्या कर गए, सर्वाइव कर। यही वेरिएशन। अब होगा क्या कि 950 तो मर गए, क्यों? क्योंकि डीडीटी का छिड़काव हो रहा है। लेकिन ये जो 50 बच गए, पहले वाले मान लीजिए कि 50 जनरेशन के बाद 2 बचे होंगे, फिर चूंकि अब इनके ऊपर तो डीडीटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इनके पास फुल प्रोसेस हो गई। ये आपस में क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके न्यू और 4 बनाएंगे, 4 से 8 बनाएंगे, 8 से 16 बनाएंगे। कहने का मतलब है ये जो 2, 4, 6
जो भी मॉस्किटो सर्वाइव कर गए डीडीटी से, इनकी रेस अब बढ़ती जाएगी। और आज की डेट में ऐसा है कि आप कितना भी डीडीटी का स्प्रे कर लीजिए, मॉस्किटोज को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने टाइम ड्यूरेशन में, टाइम स्लॉट में धीरे धीरे अपने बॉडी में ऐसा वेरिएशन किया है, जिसके कारण अब वो डीडीटी रेजिस्टेंट हो गए। क्या हो गए हैं? डीडीटी रेजिस्टेंट हो गए। तो ये डीडीटी रेजिस्टेंस की एक्टिविटी किसके थ्रू आई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू आई। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्यों आ पाया? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए की कॉपी बनती है और उस कॉपी में थोड़े बहुत वेरिएशन होते हैं। जब तक वो वेरिएशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, तब तक वो हमारे शरीर में सस्टेन करते रहते हैं, यानी कि बने रहते हैं। और जैसे ये वेरिएशन ऐसे होते हैं कि कई बार ये हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं, और जैसे कोई वेरिएशन हमारे लिए नुकसानदायक होता है, उसी वक्त वो ऑर्गेनिज्म फिर आगे सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ये मानकर चलिए कि बहुत सारे वेरिएशन हैं जो होते रहते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन जब वो हार्मफुल होते हैं तो वो हमारे सिस्टम से अलग हो जाते हैं। जब वो वेरिएशन या चेंजेस हमारे लिए यूजफुल होते हैं तो वो कंटिन्यू बने रहते हैं और बाद में वो एक नए तरीके की स्पीसीज की तरह काम करते हैं, जैसे हमने मॉस्किटो के केस में देखा। होप इतनी बात आपकी समझ में आ गई। हमने कहा कि डीएनए की जो कॉपी बन रही है वो एक्यूरेट नहीं है। मतलब जो एक पेरेंट में जो डीएनए था वैसा ही जब नई दो सेल बनती है, डीएनए की कॉपी होती है, तो नॉट एक्यूरेट कॉपी विल फॉर्म। और ये जो एक्यूरेट कॉपी नहीं बनती, यही किसका फॉर्मेशन करता है? जनरेट वेरिएशन। जनरेट वेरिएशन। हालांकि ये वेरिएशन बहुत क्या होते हैं? स्लो होते हैं। स्लो होने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आज मैं हूं, मेरे से जो नई डीएनए कॉपी बने उसमें पता चला वो कैरेक्टर ही न जाए जिससे मेरी आंख का फॉर्मेशन होता है, या वो कैरेक्टर ही न जाए जिससे मेरे हाथों का फॉर्मेशन होता है। यदि डीएनए में इस तरीके का ड्रास्टिक चेंज आ गया तो स्वाभाविक है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो नया बनेगा, जिसके पास आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करेगा। तो जो वेरिएशन आते हैं या चेंज आते हैं न्यू सेल में, वो ऐसे होते हैं जो सस्टेन किए जा सके, जो नेक्स्ट जनरेशन में आगे ट्रांसफर हो सके। तो यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन होता है, बट वो क्या होता है? बहुत स्लो होता है। अब एक एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। सपोज करो यहां पर एक मेल मेंबर है और यहां पर एक फीमेल मेंबर है। इनसे एक न्यू इंडिविजुअल को बनना है, पर क्या आपने कल्पना की है कि ये मेल और ये फीमेल भी, तो ये मेल भी बना होगा किससे? एक मेल से और एक फीमेल के कॉम्पोजिशन। ये फीमेल भी बनी होगी एक मेल से और एक फीमेल। ठीक यही प्रोसेस उल्टा, और आप उल्टा चलते चलते, ये भी मेल और एक फीमेल के कॉम्बिनेशन से बना है, ये भी एक मेल और फीमेल के कॉम्पोजिशन से बना है। सेम प्रोसेस यहां पर है। आप ऐसा समझिए कि ये आपके पिताजी है, ये आपकी माताजी है। पिताजी का फॉर्मेशन किससे हुआ है? आपके दादाजी और दादी से। आपकी माँ का फॉर्मेशन आपके नाना और नानू से हुआ। इसी तरीके से आपके नाना और दादा और दादी का भी फॉर्मेशन आपके परदादा परदादी के थ्रू हुआ होगा। आपके दादी का फॉर्मेशन भी मेरी बात समझ में। अब मान लीजिए ये जो परदादा थे, इनके पास कोई एक जो डीएनए था, उसकी एग्जैक्ट कॉपी आपके दादा के पास नहीं आई, और इन परदादी की भी एग्जैक्ट कॉपी इनके पास नहीं आई। मतलब इसमें कोई ना कोई क्या है? चेंज। एम आई राइट? ठीक इसी तरीके से यहां से और उनका जो फीमेल का फॉर्मेशन हुआ है, इसमें भी कोई एग्जैक्ट कॉपी बिल्कुल नहीं आई है। इनकी भी थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ कॉपी आई होगी, इनकी भी थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ कॉपी आई होगी। एम आई राइट? अब जब इन मेल और फीमेल से इनका फॉर्मेशन हुआ, तो इनमें भी इस मेल की एग्जैक्ट कॉपी नहीं आई, इसमें भी इस फीमेल की एग्जैक्ट कॉपी नहीं आई। मान लीजिए इस तरीके का बन गया, क्योंकि थोड़ी वैल्यू, यहाँ एक वेरिएशन था, यहाँ एक वेरिएशन था, एक मैंने और वेरिएशन बना दिया।
क्यों? क्योंकि जब दो अलग अलग की अलग अलग एक जैसी कॉपी तो बन नहीं रही, तो इसकी अलग कॉपी बनी होगी, इसकी अलग कॉपी बनी होगी, इन दोनों को मिलकर आपके फादर का फॉर्मेशन हुआ। इसी तरीके से आपकी मदर का भी इसी तरीके से इन दोनों के मिलकर आपका मदर का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां पर मान लीजिए कि पहली बार में एक वेरिएशन था, यहां पर दो हुए, यहां पर तीन दिख रहा है। अब जब इनके मेल और इनके फीमेल के गैमेट से एक इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, उसमें ढेर सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ये अलग बात है कि जब आप अपने आप को अपने मदर और फादर से कंपेयर करते हो तो आप में वो वेरिएशन विजुलाइज नहीं होते। और मैंने फिर कहा कि ये जो वेरिएशन है, जो डीएनए कॉपी के वक्त जो वेरिएशन जनरेट होते हैं, वो इतने बड़े और ड्रास्टिक नहीं होते कि आपको देखने से पता चल जाए। बड़े माइनर चेंजेस होते हैं और ये माइनर चेंजेस आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते एक या दो जनरेशन में। हाँ, पर जब आप 40 जनरेशन 50 जनरेशन में आप चेंज देखो तो आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। मेरी बात समझ में आई? अच्छा, अब आप समझिए कि हमने ये कभी बताया होगा आपको कि एक मेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। फीमेल में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। सब में 46 है ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो यदि मेल में 46 क्रोमोसोम है, फीमेल में 46 क्रोमोसोम है, हम कह रहे हैं यहां पर डीएनए की कॉपी बन रही है, तो क्या होगा? 46 क्रोमोसोम फादर की तरफ से आएंगे, 46 क्रोमोसोम मां की तरफ से आएंगे, तो आपके पास क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? 92। क्या ये पॉसिबल है? आंसर इज अगेन नो। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा होगा तो तुम जितने भी मेल मेंबर होंगे उनके सब पे 4 हाथ 4 पैर हो जाएंगे, 2 मुंह हो जाएंगे, क्योंकि 92 जो है तो क्रोमोसोमल संख्या होगी। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। हमारे पास डीएनए की कॉपी तो होती है लेकिन इस तरीके से नहीं होती। फिर बात आती है कि साहब आपने कहा कि मेल और फीमेल इन दोनों में डीएनए की कॉपी होती है, सेल का डिवीजन होता है। फिर ये कैसा डिवीजन होगा कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम उतने ही बने रहे जितने फादर के पास थे या मदर के पास थे। हमारे पिता के पास यदि 46 क्रोमोसोम है, हमारी माँ के पास यदि 46 क्रोमोसोम है, तो मेरे पास भी 46 क्रोमोसोम ही है। हाँ, उन 46 क्रोमोसोम में थोड़े बहुत वेरिएशन है, इसलिए मैं एग्जैक्टली अपने फादर से नहीं मिलता और एग्जैक्टली मैं अपनी माँ से भी मैच नहीं करता। बट बाकी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो मेरे को मेरे फादर से मिले हैं और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो मेरी को माँ से मिले हैं और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से मेरा फॉर्मेशन हुआ है। इज इट क्लियर? अब बात आती है कि वो कौन सा तरीका है डिवीजन का जिससे इंडिविजुअल के फॉर्मेशन में 92 क्रोमोसोम ना होंगे, 46 क्रोमोसोम ही रहे। ये जानना बहुत जरूरी है। अब किसी भी ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक जैसे बने रहे, उसके लिए क्या करेगा? हमको यह पता है कि किसी भी ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम अरे बस, और यहां पर हमने ह्यूमन की से हम ये माना कि यदि ह्यूमन की कोई एक सेल डिवाइड होगी, क्या हमने ये कहा ना डीएनए की कॉपी बनेगी, डीएनए की कॉपी बनेगी तो दोनों में कितने होने चाहिए? डीएनए की कॉपी होगी मतलब जितने डीएनए ऊपर थे उतने डीएनए यहां बनेंगे। तो एक से जब 2 सेल बनेगी तो दोनों में कितने बन जाएंगे? 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। ऐसा यदि 46 क्रोमोसोम मदर की साइड से भी आ गया, 46 क्रोमोसोम फादर की साइड से भी आ गया, तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए ह्यूमन में 2 तरीके का डिवीजन होता है। तो सबसे पहले 2 तरीके के डिवीजन से पहले ये जान जाओ कि ह्यूमन में 2 तरीके की सेल पाई जाती है। एक को हम बोलते हैं नॉर्मल सेल और दूसरे को बोलते हैं हम गोनेडियल सेल। नॉर्मल सेल और गोनेडियल सेल का मतलब क्या है? आप ऐसे समझ लीजिए हमारे पूरे शरीर की जो सेल्स हैं उनको हम नॉर्मल सेल कहते हैं। हाथ की, पैर की, आंख की, नाक की, ये सब सेल कैसी है? नॉर्मल सेल। फिर गोनेडियल सेल क्या है? गोनेडियल सेल दरअसल वो है जिनसे किसका फॉर्मेशन होता है? गैमेट का फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन होता है? गैमेट फॉर्मेटिंग सेल या फॉर्मिंग सेल।
अब यदि मैं गैमेट फॉर्मिंग सेल की बात करूं तो मेल में कौन सी है जो गैमेट बनाती है और फीमेल में कौन सी गैमेट बनाती है? सो मेल में जो गैमेट बनाती है उनको हम कहते हैं क्या? टेस्टिस। और जो फीमेल में बनाती है उनको हम कहते हैं क्या? ओवरी। यानी गोनेडियल सेल में टेस्टिस और ओवरी, मेल के केस में टेस्टिस, फीमेल के केस में ओवरी, ये दो ऐसे स्ट्रक्चर है जिनको हम गोनेडियल सेल कहते हैं। और ये क्या है? नॉर्मल सेल। दरअसल हमारे शरीर में दो तरीके का डिवीजन होता है। ये नॉर्मली जितने भी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनमें दो तरीके का डिवीजन होता है। जो नॉर्मल सेल होती है उनमें जो डिवीजन होता है उसको बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस डिवीजन। और जो गोनेडियल सेल में डिवीजन होता है उसको कहते हैं मियोसिस सेल डिवीजन। क्या बोलेंगे इसको? माइटोसिस सेल डिवीजन, इसको क्या बोलेंगे? मियोसिस सेल डिवीजन। इज इट क्लियर? दो तरीके का डिवीजन हमारे शरीर में होता है, एक माइटोसिस और एक मियोसिस। क्या अंतर है दोनों में वो समझिए। जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो केवल और केवल कहां होता है हमारी बॉडी में? नॉर्मल सेल्स में। पहली चीज, नॉर्मल सेल में आंख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, इन सब में कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस होगा। माइटोसिस में क्या होगा? वन सेल डिवाइड टू फॉर्म टू सेल। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि एक सेल है, डिवाइड होकर कितनी सेल बन गई? दो सेल। इज इट क्लियर? तीसरी कंडीशन ये होगी नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम। मतलब यदि यहां 46 क्रोमोसोम थे उसमें, तो जो जो नई सेल बनेगी उनमें भी कौन सा कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम होंगे। और जैसे मान लीजिए आप जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपका हाथ छोटा होता है, फिर इन हाथ की सेल्स में डिवीजन की प्रोसेस चलती है। 1 से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है, 4 से 8। तो यदि एक सेल में 46 क्रोमोसोम थे तो दूसरे में भी, चौथे में भी, 8 में भी, जितनी सेल बनेगी सब में। हमारे पूरे शरीर में आप कोई सी भी सेल निकाल लीजिए, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको बराबर मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में कौन सा डिवीजन चलता है? माइटोसिस। क्या क्या कंडीशन है? नॉर्मल सेल में चलेगा माइटोसिस। वंस द सेल डिवाइड टू फॉर्म, वन एक सेल डिवाइड होकर कितनी बनाएगी? 2। एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स सेम। तो हमारे शरीर में 99% जगहों में यही माइटोसिस सेल डिवीजन ही चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यही हम बोल ही रहे थे। अब बात आती है किसकी? मियोसिस सेल डिवीजन। दरअसल मियोसिस सेल डिवीजन केवल कहां चल रहा है? गोनेडियल सेल में चल रहा है, जिनसे किसका फॉर्मेशन होता है? गैमेट। और गैमेट कहां कहां बनता है? मेल में टेस्टिस में, और फीमेल में कहां बनता है? ओवरी। यहां क्या चेंज आते हैं यही जानना है। तो मियोसिस सेल डिवीजन की मैं बात करूं, यहां पर भी क्या होगा? ये केवल चलेगा कहां? ओनली इन गोनेडियल सेल, या आप कह सकते हो कि कहां? गोनेड्स। गोनेड्स जिसको कहते हैं टेस्टिस और ओवरी को हम क्या कहते हैं? गोनेड्स। इज इट क्लियर? दूसरा, वन सेल डिवाइड टू फॉर्म, यहां 2 नहीं बनती, यहां कितनी सेल बनती है? 4। ये अंतर। यहां कितनी बनती थी? एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल बनाती थी। यहां एक सेल डिवाइड होकर कितनी सेल बना रही है? 4 सेल बना रही। तीसरा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस हाफ। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। अब आप समझिए, यहां सुना दो, जैसे मान लीजिए गोनाइड सेल में एक कोई सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं इसमें? 46। जब ये डिवाइड होगी तो पहले 2 भागों में टूटती है।
फिर ये टूट जाता है ऐसे। तो इस तरीके से चार सेल का फॉर्मेशन होता है और नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे आधे हो जाते हैं। 46 से अलग होकर तो इस तरीके से चार सेल बनते हैं और सब में कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23, 23, 23, 23। तो जब मेल 23 वाला एक गैमेट बनाएगा, फीमेल 23 वाला एक गैमेट बनाएगा, तो ये 23 वाले गैमेट यानी कि स्पर्म और एक ओवम जब आपस में मिलेंगे, फ्यूज होंगे, तो फिर क्या बनेगा? जाइगोट। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? 23 प्लस 23 दैट इज इक्वल टू 46, जो कि हमारे किसके पास था? फादर के पास था। तो एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म में इस तरीके का दो डिवीजन चलता है। एक होता है नॉर्मल सेल में जो माइटोसिस होता है, दूसरा होता है गोनेडियल सेल में जो कैसा होता है? मियोसिस होता है। और मियोसिस सेल डिवीजन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है, जहां पर एक गोनेडियल सेल में मौजूद जो सेल है जिनसे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, वो नंबर ऑफ जो एक सेल जब डिवाइड होती है तो चार नई सेल बनाती है और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो भी रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है। इसीलिए कई बार इस मियोसिस सेल डिवीजन को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है? रिड्यूस होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस होते हैं, इसलिए इसको हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। जबकि माइटोसिस सेल डिवीजन को हम इक्विलेटरल डिवीजन कहते हैं, या इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इसलिए उसको इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, इक्वल डिवीजन भी कहते हैं। जबकि मियोसिस को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। दरअसल ये बेसिक है किसका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये जानना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है आपको कि यदि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था, चल रहा था, उसमें हर चीज हो पा रही थी, तो फिर ऑर्गेनिज्म को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की क्या जरूरत पड़ी? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे बड़ी बात यह है कि वेरिएशन आते हैं और ये वेरिएशन आपको सस्टेन कराते हैं। कहां पर? एनवायरमेंट में। जो न्यू एनवायरमेंट है उसमें अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए सस्टेन कराते हैं। जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा नहीं करता, क्योंकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा पेरेंट के पास जो कंपोजिशन था, ठीक वैसा ही कंपोजिशन किसके पास होता है? चाइल्ड के पास होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चाइल्ड के पास अपने पेरेंट से कुछ चेंज वेरिएशन, कुछ चेंज कैरेक्टर दिखाई देते हैं, जिससे वो आसानी से उस एनवायरनमेंट में अपने आप को सर्वाइव करा लेता है, जैसा मैंने मॉस्किटो का एग्जांपल आपको दिया था। होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट कैसे होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स कैसे होता है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।